है ना। और वैसे ही डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जब तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान की जोड़ोगे तो वो उनका सम ज्यादा होगा, किसके सम से, तीन एल्यूमिनियम के आयोनाइजेशन एनर्जी जोड़ोगे उनसे। ठीक है भैया। लिखा है एंड इज देयर फोर एबल टू फॉर्म Al+3। जैसे देखो ऊपर वाले, देखो ये +3 का लफड़ा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक प्लस आया, फिर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब चार्ज कितना है, +2। फिर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाले, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3, है ना। और आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन उतना इजीली निकलेगा, है ना। और देखो क्या होगा, जिस एटम का साइज छोटा होगा उससे आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, है ना। अब जरा ध्यान से समझो। इन फैक्ट एल्यूमिनियम इज अ वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। हाउएवर डाउन द ग्रुप ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, डाउन द ग्रुप पुअर शील्डिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां डी और एफ आने लगते हैं, और सबसे ज्यादा शील्डिंग कहां पाई जाती है, एस में, फिर उससे कम पी में, फिर उससे कम डी में, और सबसे कम एफ में। और एफ में पुअर शील्डिंग होने का कारण ही वहां लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होना। ठीक है भैया। इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग डी एंड एफ, यहां पे कौन आ जाते हैं, डी और एफ। द इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होल्ड्स एनएस इलेक्ट्रॉन टाइटली। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि आप पढ़ चुके हो। अच्छा एक बात बताओ, यहां एक देखो ये बात कह के निकला जा रहा है, क्या है, एनएस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, होल्ड टाइटली। और यही दो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं बॉन्ड में, है ना, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियर चार्ज के कारण ये बंधे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, कहां से, न्यूक्लियस से। और यही दो इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, और इसी इफेक्ट का नाम क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको हमने लिखाया था इनर्ट एनएस इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये शब्द लिखाया था। ठीक है। एंड देयर बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड, इन बॉन्डिंग, देखो वही बात लिखा है, पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, इससे क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, मतलब ये डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी का नाम क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओनली p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में बी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। अब समझ में आया, डी वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बच्चे कौन, p वाले, है ना। इन फैक्ट इन गैलियम इंडियम एंड थैलियम बोथ +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑब्जर्व्ड। आपको हमने सब पढ़ाई दिया है ना। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस, पढ़ाया था यह बात। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटेगी, है ना। तो क्या लिखा है, फॉर द हैवियर एलिमेंट, बताओ +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगा। इंडियम एंड थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रीडोमिनेंट, वेयर एज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर। The compound in +1 oxidation state as expected from energy consideration are more ionic than those in +3 oxidation state। वैसे ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मॉलिक्यूल कोवेलेंट होता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मॉलिक्यूल आयनिक होता है। ये बात हमने आपको डी ब्लॉक में पढ़ाई थी। आपको नहीं लग रहा है कि इसमें एक सिंगल बात ऐसी हो जो तुम्हें पढ़नी हो, आज तुम नई पहली बार जाने हो, है ना। कोई भी ऐसी एक सिंगल बात, आपको हमने पूरा बैक बॉन्डिंग पहले पढ़ा दिया, है ना, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, हमने आपको पढ़ा दिया। ठीक है।
In trivalent state, the number of electron around the central atom in the molecule of compound of these elements, जैसे बोरान BF3। अच्छा, BF3 के अंदर ही हमने आपको बैक बॉन्डिंग भी दिखाई थी, है ना, यही शुरुआत हुई थी। विल बी ओनली 6। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बोरान के पास इस समय जब BF3 में 3 F से जुड़ा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। सच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया? टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यदि इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट करेगा तो ये किस तरीके से कहलाएगा? लुईस एसिड, है ना, ये भी याद कर लो। एंड दस बिहेव एज लुईस एसिड, है ना। द टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड decreases with the increase in the size down the group. BCl3 easily accept a lone pair of electron from the ammonia। क्या हमने ये वाला आपको बाकायदा नहीं बताया था? आई ना। फिर हमने कहा था देखो भैया, इनका कोई नुकसान नहीं हुआ, इनका फायदा हो गया। आपको पढ़ाया था, ये देखो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे लगा था, ध्यान करो जरा, ऐसे लगाए थे। अच्छा, यहां पे बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। यहां नाइट इसका क्या है? sp3, है ना। अब यहां बोरान का क्या हो गया? sp3। और यहां नाइट्रोजन का क्या है? sp3। भाई एक लोन पेयर यहां खत्म हो गया तो एक बॉन्ड तो आ गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंसीडर एज अ सिंगल बॉन्ड, तोड़ने में डबल बॉन्ड, जोड़ने में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो बताओ, ये हमने आपको पहले पूरी बातें ये हमने पढ़ा दी हैं बेटा। देखो, बोरान को फायदा हो गया लेकिन अमोनिया को कोई नुकसान नहीं हुआ। लिख लो वहीं पे। अब यहां पे लिखो, हमेशा AlCl3 ये अपने डाइमेरिक फॉर्म में स्टेबल होता है। कौन से मेरिक फॉर्म? डाइमेरिक फॉर्म। और ये इसके डाइमर का स्ट्रक्चर है। और इसका ये निशान ऐसे लगाना, है ना, और ये निशान ऐसे लगाना। ये निशान लगा लो। यहां तो कोऑर्डिनेट बॉन्डे खा गया है। कहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? ये यहां निशान जानते हो क्यों लगता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना ज्यादा, तो ये इसको दे देता है। फिर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो मेंशन करो वहां बेटा। तुम कुछ ना करना, ये दो चीजें और याद करके जाना इस बार। अच्छा बताओ, यहां कौन सा लिंकेज मौजूद है? बताओ। AlClAl, ये लिंकेज है। देखो, AlClAl। अब आपसे पूछे AlClAl बॉन्ड एंगल कितना है? 101, है ना। आपसे बोले ClAlCl कितना है, तो कितना है? हाँ, तो ये याद रखना। बताओ, AlClAl ये बॉन्ड एंगल कितना है? 1110। अच्छा बताओ, AlCl क्या लिखना? Cl, अब Cl को बाहर रखो। Cl, Al और Cl ये बॉन्ड एंगल कितना है? 79। ये याद रखो बेटा, यही सवाल बनेगा। देखो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, यहां Cl बीच में, यहां Al बीच में, बस बॉन्ड एंगल कितना है। और इसी का अंदर का बॉन्ड एंगल इतना है और बाहर का बॉन्ड एंगल इसी का कितना है? 118। ये याद रखना, इनमें से कुछ ना कुछ पूछेगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, इसके कितने सवाल बनने हैं? सब आ गए आपको? ये बॉन्ड लेंथ वेंथ ना याद करना, ये पिकोमीटर, बॉन्ड एंगल जरूर याद रखना। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, कोई आपसे पूछे इसका हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या निकालोगे? sp3। क्या निकालोगे? sp3। और sp3 है। अच्छा, sp3 के साथ कोई लोन पेयर तो नहीं है, तो ये कैसा होगा? सीधे सीधे टेट्राहेड्रल। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इन द ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बीइंग कोवेलेंट। अरे क्योंकि यहां हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही +3 है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मॉलिक्यूल बिहेव लाइक कैसा? कोवेलेंट। लोअर में आयनिक। आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। फॉर एग्जांपल, द ट्राइक्लोराइड ऑन द हाइड्रोलिसिस इन वाटर फॉर्म्स टेट्राहेड्रल आयन। ये कैसा बनता है? देखो,
ये क्या बना M, यहां पे मेटल आप रखेंगे MOH होल 4 माइनस, ये आयन बनता है और ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। ये अंडरलाइन करो ये। अच्छा इसको बना लोगे ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बना लोगे ना। यहां का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे? हाँ वेरी गुड। अरे भैया हम यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे? कोऑर्डिनेशन नंबर से। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या होता है, n इंटू डेंसिटी, है ना, निकालते थे। तो इसकी डेंसिटी 1 है ये 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया। 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 आ गया, तो ये कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल। बेटा इतना ना भूलो यार तुम लोग, है ना। हमने आपको कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका अलग बताया था, वहां हमने आपको बताया था n इंटू डी कर लेना, है ना, जो नंबर निकल आए, और उसी का हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मल वाला लिख देना। हमें नंबर चाहिए 4 पे कौन हाइब्रिडाइजेशन होता, तो 4 पे हाइब्रिडाइजेशन चाहे कॉम्प्लेक्स का हो चाहे नॉर्मल को सेम होगा। हाँ यहां पे बस कॉम्प्लेक्स और नॉर्मल मॉलिक्यूल में इतना फर्क है, यहां लीगेंड का फर्क आ जाता है कि डी कब अंदर होगा डी कब बाहर होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो सेम होता है। जैसे हमने कहा sp3d और dsp3 आया, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व उतने ही लोग हैं, लेकिन डी अंदर बाहर हो रहा है तो समझ लेना एक कॉम्प्लेक्स की बात है, और डी जहां है वहीं है, समझ लेना सिंपल का है। तो सिंपल और वीक लिगेंड बोथ बिहेव लाइक सेम, है ना, और स्ट्रॉन्ग के साथ कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम आ जाती है, डी आ जाता है पहले। ठीक है, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट एम इज कैसा है, sp3। अच्छा ये sp3 कैसे आपने निकाला बताओ, आपने बताओ क्या किया है, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है n इंटू डी, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 4, डेंसिटी 1, आंसर आ गया 4, 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3, है ना। थोड़ा सा मेंशन कर लो कहीं भूल भाल ना जाओ। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, अच्छा एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा और एक बात समझ लेना, AlCl3 हमेशा Al2Cl6 के रूप में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, कौन से फॉर्म में, डाइमेरिक फॉर्म में। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन, ये कैसा फॉर्म्स, ऑक्टाहेड्रल आयन। अब चलो ऑक्टाहेड्रल है या नहीं हम चेक करते हैं। अच्छा सबसे पहले हमने क्या निकाला, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, n इंटू डी, नंबर ऑफ लिगेंड 6, डेंसिटी 1, आंसर आ गया 6, 6 का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3d2, फिर हमने देखा H2O तो क्या है, क्या है, वीक लिगेंड, तो जैसे लिखा वैसे लिखा रहेंगे। यहां तो चाहे डी अंदर आ जाए और चाहे डी बाहर चला जाए, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल रहेगा, है ना। तो ये कौन सा है, वीक है। हमने आपको कोसाइन पाई डाई पाई इन अमोनिया तो रटाया था, इतने याद कर लो, बाकी सब कैसे होते हैं, वीक, है ना। वाटर वाटर सब कैसे हैं, वीक लिगेंड। फिर हमने अमोनिया को बताया था ये लफड़ेबाज है ना, अमोनिया को कुछ करके मन में पटाओ। क्लोरीन भी लफड़ेबाज है ना, कल्लू पंडित पटाते रहो, है ना। तो इस तरह हमने बताया था कि इनके साथ, इन सेंट्रल मेटल के साथ ये स्ट्रांग है, बाकी सेंट्रल मेटल के साथ ये वीक है ना। एक हमने आयरन में आप लोग को लफड़ा बताया था, आयरन है यानी NO विद आयरन सेंट्रल मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, रेस्ट मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कहानी सबको समझ में आ गई। चलो अच्छा आगे बढ़ा जाए, यहां आ जाओ, बताओ ये प्रॉब्लम तो नहीं आई कोई, ठीक। अच्छा ये आ जाओ, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में चलते हैं। तो पहला है रिएक्टिविटी किसके साथ, हवा के साथ, है ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। बोरान इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, बोरान क्या होता है, ये अनरिएक्टिव होता है किस फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इस पे ऑक्सीजन को कोई असर नहीं होगा। अच्छा यहां पे एक रिएक्शन लिखो, अच्छा कहीं पे तुम लोग थोड़ा सा इसे मेंशन करो, जैसे बाल गया इन थाली। अच्छा ये क्या है, नॉन मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल, ये क्या है, मेटेलॉइड, और ये क्या है, मेटल। अच्छा लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर में ज्यादा पाया जाता है,
तो बिहेव लाइक मेटल या मेटलॉइड। ठीक है, हमने मेटलॉइड क्यों लिखा है ना, क्योंकि ये लोग बनाते हैं एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड। ठीक है, अब आ जाओ, इनको कहीं मेंशन कर लो। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ वेरी थिन ऑक्साइड लेयर। अच्छा देखो, जब कोई मेटल अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना लेगा तो वो फर्दर किसी से रिएक्शन नहीं कर पाएगा ड्यू टू बैरियर ऑफ ऑक्साइड लेयर। जैसे मान लो ये क्या है, मान लो एल्यूमिनियम है और इसी के सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड चिपक जाए, तो अब ये रिएक्टिव कम हो गया, बिकॉज बैरियर कौन आ गया, ऑक्साइड की लेयर। ये हर के साथ होता, जितने मेटल है सबके साथ यही सेम फंडा। क्या लिखा है, एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ वेरी थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस विच प्रोटेक्ट द मेटल फॉर्म फर्दर अटैक, है ना, फ्रॉम फर्दर अटैक। मान लो ऑक्साइड के लेयर आगे, जैसे मान लो एल्यूमिनियम पहले पानी से रिएक्शन कर रहा था, कर रहा, उसने ऑक्साइड की मान लो लेयर बना ली, हाइड्रोक्साइड बनाता है ना, मान लो किसी के साथ एयर के साथ रिएक्शन करके इसने क्या बना लिया, ये ऑक्साइड का लेयर बना लिया। अब ऑक्सीजन की रिएक्शन इस पे कराओ, एल्यूमिनियम पे नहीं होगा जब तक। इसीलिए क्या होता है, कुछ मेटल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो उनकी सरफेस को खुरचते हैं। खुरचते क्यों है, कि ऑक्साइड के लेयर हट जाए तो वो रिएक्शन करने लगेगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, क्या लिखा, एमार्फस बोरान एंड एल्यूमिनियम मेटल ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म B2O3 एंड Al2O3 रिस्पेक्टिवली। ये इनके ऑक्साइड है। लेकिन कौन से, क्रिस्टलाइन वाला नहीं, एमार्फस। अच्छा एमार्फस क्या होता है बताओ, क्या बताओ एमार्फस, एमार्फस जो पानी को एब्जॉर्ब करे, जैसे तुम लोग हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर पढ़ते हो, है ना, उस फॉर्म में ये होगा तो ये क्या क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो बताओ कौन से ऑक्साइड बनाएगा, एक B2O3 और एक Al2O3 रिस्पेक्टिवली। विद डाई नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर दे फॉर्म नाइट्राइड। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो कहीं, नाइट्रोजन वाली रिएक्शन लिखो कहीं, ये लिख लेना। देखो बेटा, फर्स्ट ए में लिथियम, सेकेंड ए में सारे मेटल, और थर्ड ए में बोरान एंड एल्यूमिनियम। ये लोग नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, नाइट्राइड। कहीं लिख लो, फर्स्ट ए का लिथियम, सेकेंड ए के सारे एलिमेंट, और थर्ड ए के बोरान और एल्यूमिनियम N2 से रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाएंगे। जैसे अच्छा बताओ, जैसे बताओ बोरान से यदि N2 की रिएक्शन हो जाए तो ये अब क्या बनाएगा, Bn, क्योंकि बोरान पे +3 ऑक्सीडेशन और नाइट्राइड में -3, है ना, तो क्या बनाएगा Bn। और मान लो एल्यूमिनियम से N2 की रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा Ln, क्या बन जाएगा Ln। ये हो गए आपके नाइट्राइड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड वेरीज डाउन द ग्रुप। बोरान ट्राईऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक, एंड रिएक्ट विद बेसिक यानी मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्मिंग मेटल बोरेट। ठीक है, क्या बनाएगा, मेटल बोरेट, है ना। एल्यूमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। हमने इसी को अभी आपको मेटलॉइड लिखाया था, क्योंकि ये लोग बनाते ऑक्साइड कैसा है, जैसे आपसे कोई कहे बोरान, इस परिवार में सिर्फ बोरान ऐसा है जो नॉन मेटल, बाकी सब मेटल हैं, तो आप बोलना हाँ। ठीक है, अच्छा एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो दोनों से रिएक्शन कर ले, बट हो सकता है कि उसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो, तो वो बिहेव लाइक मेटल, है ना। तो दोनों, अब दोनों बातें अपने हिसाब से समझे रहना क्यों। अच्छा देखो, अब यदि हम कह दें कि ये मेटल हैं और इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं, तो कहना थोड़ा सा अनुचित है, क्योंकि मेटल के हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बेसिक होते हैं, है ना।
तो ये कैसे है? एम्फोटेरिक। ऑक्साइड कैसा हो गया? एम्फोटेरिक। एंड दोज इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक प्रॉपर्टी। अब इंडियम और थैलियम कैसे हैं? मेटल, इसीलिए उनके हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड कैसे हैं? बेसिक। ये कहानी समझ में आ गई ना? अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड अल्कलीज, एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्शन। बोरान डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड अल्कली, ये देख लो। अच्छा एक और बात समझ लेना, क्रिस्टलाइन बोरान अनरिएक्टिव, एमार्फस बोरान रिएक्टिव। ये दो अलग अलग बातें याद रखना, है ना? जब बोरान की बात करेगा तो कह रहा है कि डज नॉट रिएक्ट, तो वो क्रिस्टलाइन है, और यदि वो B2O3 ऑक्साइड बना रहा है तो समझ लेना वो एमार्फस है। क्लियर है? दो बातें हैं। और यहां क्रिस्टलाइन और एमार्फस चाहे कोई भी हो, है ना, बोरान डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड अल्कली इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर, बट एल्यूमिनियम बेचारा डिजॉल्व इन मिनरल एसिड एक्वस अल्कली एंड दस सोच एम्फोटेरिक इन नेचर। क्योंकि ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, ये एसिड से भी रिएक्शन करेंगे और ये बेस से भी रिएक्शन करेंगे, है ना बेटा? एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl, ये इंपॉर्टेंट है ना? लिबरेट कौन सी? हाइड्रोजन। अच्छा ये बात क्या हम आज जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं? कैसे? हाइड्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, तो चाहे पानी से रिएक्शन करा दो और चाहे डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन, अरे आप HCl छोड़ो, आप H2SO4 डाइल्यूट से करा दो, HNO3 से करा दो, सबसे H2 गैस निकलेगी। ठीक है, एल्यूमिनियम और डाइल्यूट HCl, कौन सी गैस निकल गई बेचारी? H2 गैस। ठीक है, ये कोई खास बात नहीं, आप पहले जान रहे हो। ये यहां पे कौन सा फंडा लगा है? ECS। कौन सा फंडा? ECS लगा है। हाउअर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अब ये देखो कंसंट्रेटेड HNO3 है ना? रेंडर्स एल्यूमिनियम पैसिव बाय फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव लेयर। भैया ये वाली पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखो जुगाड़, यहीं का जुगाड़ मैं लिखा रहा हूं। ऐसे लिखो, लिखो फिकोनी अल्सर। ये कौन सा टाइप का अल्सर है? फिकोनी अल्सर। क्या नाम रखा? फिकोनी अल्सर। इतने लोग कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन नहीं देते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं पैसिव टुवर्ड्स कंसंट्रेट HNO3। पैसिव का मतलब होता है जो लोग रिएक्शन ना दें, है ना? तो बताओ HNO3 के लिए कितने लोग पैसिव हैं? अरे एक्टिव होते तो ये रिएक्शन देते, और पैसिव क्यों हुए? क्योंकि उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ गई। कोई कहे कि बताओ कंसंट्रेट HNO3 के लिए कितने मेटल हैं जो पैसिव हैं, तो आप बोलोगे फिकोनी अल्सर। फिकोनी, आयरन भी है, कोबाल्ट भी है, निकिल भी है, एल्यूमिनियम भी है, क्रोमियम भी है। आपसे तो एक ही पूछा एल्यूमिनियम, यहां हमने आपको सारे पढ़ा दिए जितने इनऑर्गेनिक में हैं। जितने इनऑर्गेनिक के हैं सब पढ़ लिए, इसके अलावा कोई और सवाल नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे। एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट विद एक्वस अल्कली एंड लिबरेट डाइहाइड्रोजन। क्या ये जीवन पहली बार पढ़ रहे हो? डाइल्यूट हो, चाहे अल्कली हो, चाहे एसिड हो, चाहे वाटर हो, यहां एक देखो शब्द जोड़े दे रहा है, एक्वस अल्कली। एक्वस तो है ही है ना, वो हाइड्रोजन निकलवा देगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन कैसे करा दिया? एक्वस NaOH से। तो देखो, और ये देखो देखो झमाझम पानी डाल दिए, तो बताओ ये क्या बन गया? H2 गैस निकल गई। अच्छा H2 गैस निकल गई, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये है ना? इसका नाम क्या है? सोडियम टेट्रा हाइड्रो, सोडियम टेट्रा हाइड्रो हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, ये आयन प्रोड्यूस करेगा, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, इसको याद रखना। अच्छा यहां से आप देखो, यहां से हमने सोडियम निकाल दिया, तो इतना क्या है? इसी का नाम है एल्यूमिनेट आयन, AlOH4 -1। ठीक है, अच्छा रिएक्टिविटी कहां आ जाओ? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अरे तो कोई बात नहीं इसमें। These elements react with halogen to form trihalides except
TlI3। थैलियम का ट्राई आयोडाइड या थैलियम आयोडाइड नहीं बनता है। अच्छा, क्यों नहीं बनता है? यह भी भारी, यह भी भारी। अरे थैलियम अपने ग्रुप में सबसे बड़ा है और आयोडीन अपने ग्रुप में सबसे बड़ा है। आप देखो ये लोग रिएक्शन किससे करेंगे तो कौन सा हैलाइड बनाएंगे? ट्राई हैलाइड, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन थैलियम के साथ आयोडीन ना हो। थैलियम के साथ आयोडीन स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनाता है। आगे आ जाओ, ठीक है। अब आगे क्या है? इंपॉर्टेंट ट्रेंड एंड एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरान, है ना। अब जरा ध्यान देखो, सर्टेन इंपॉर्टेंट ट्रेंड कैन बी ऑब्जर्व्ड in the chemical behavior of the group 13 element, the trichloride, bromide, iodide, all these elements being covalent in nature। क्या ये बात तुमको बार बार परेशान तो नहीं कर रही? अरे ट्राई हैलाइड है तो मेटल यहां अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कोवेलेंट है ना। हाँ, एंड हाइड्रोलाइज इन वाटर, और कैसा? टेट्राहेड्रल, ये स्पीसीज बनेगी कि नहीं ये हम आपको पढ़ा दिए हैं। एंड ऑक्टाहेड्रल, ये स्पीसीज बनेगी कि नहीं? एक्सेप्ट इन बोरान, ये कहां नहीं बनेगा? बोरान में। बोरान के नीचे के सारे मेटल पानी से रिएक्शन कराओगे तो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये आयन बनाएंगे, ये आयन प्रोड्यूस करेंगे। यदि एनायन होगा तो ऐसा होगा और कैटायन होगा तो ऐसा होगा। यदि वो ये कैसा है? एनायन, और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन। तो कैटायन एनायन बनेंगे तो ऐसे बनेंगे, किसके? बोरान के छोड़ के सबके, बोरान को छोड़ के सबके। एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम, याद कर लो, है ना। ये देखो, यही बेटा तब तुम्हारे सवाल दिखेंगे वहां। द मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये समझ में आया, है ना। अरे भाई जैसे बी के साथ तुमने कोई भी लगा दिया, है ना, तो बी के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पहुंचेंगे? 6, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, है ना। द मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। हाँ ठीक है। बोरान फ्लोराइड इजिली रिएक्ट विद लुईस बेस, अरे गरीब है तो लुईस बेस से इजिली रिएक्शन करवे करेगा क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन पेयर को उससे लेना है ना। सच एज अमोनिया टू कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड द बोरान। अच्छा बताओ, देखो इनके पास, बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन फर्जी हैं, इनको दे देंगे और यही देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, है ना। और अब इनके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ, लेकिन ये ना समझना, इनके पास इस समय कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इनके वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इनके काम के नहीं थे। जैसे मान लो आपको 10 रोटी की भूख है, आपकी भूख मिट गई 8 रोटी में, खत्म। तो आपके बाद 2 रोटी बची और किसी को 2 ही रोटी की जरूरत है तो आप दे सकते हो। उसका यह मतलब नहीं कि आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया ना। ये बात हम बहुत बार और बहुत फोर्स करके समझाए हैं कि कभी ये बात ना सोचना कि उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, ना ना ना। कोई अपना घर बर्बाद करके दूसरे घर नहीं बसाता है, समझ में आ गया। ये बात हम बहुत बार बताए हैं आपको। अच्छा, इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल का। अब बताओ, सेकेंड पीरियड के जितने लोग हैं सबके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, है ना। तो देखो, और इस एक तो एनामोलस प्रॉपर्टी एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये ऊपर वाले सारे बंदों में है। ये जितने भी सेकेंड पीरियड के बंदे सब में ये बात कॉमन है। और जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ो उनकी 3 बातें कॉमन हो जाती है: स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये देखो कॉमन सवाल है। फ्लोरीन का कोई सवाल हो आंसर एक ही है, ऑक्सीजन का कोई सवाल हो आंसर एक ही है, क्या? ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? हाँ, बॉन्डिंग की बात आ जाए, एब्सेंस लगा दो डी ऑर्बिटल, इसीलिए इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होते हैं। लिखा है द मैक्सिमम कोवैलेंसी बोरान की कितनी होगी? अपने ग्रुप नंबर के बराबर, हाँ है ना। अब इनके पास यदि डी होता तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पहले पी वाले फिर एस वाले जंप करके अपनी कोवैलेंसी को एक्सीड
कर लेते, बढ़ा लेते। अच्छा, कोवैलेंसी बढ़ेगी कहां से? जहां से डी ऑर्बिटल आना शुरू होगा। डी ऑर्बिटल आना शुरू कहां से होगा? पी कहां से? थर्ड पीरियड से। सिंस द डी ऑर्बिटल आर अवेलेबल इन विद एल्यूमिनियम एंड अदर एलिमेंट, ठीक है, मैक्सिमम कोवैलेंसी कैन बी एक्सपेक्टेड बियॉन्ड 4, मतलब 4 से ज्यादा कोवैलेंसी हो जाएगी। अरे एल्यूमिनियम की तो 6 हो जाती है, पढ़ाया था, कहां पढ़ाया था? AlF6-3 पढ़ाया था। कोवैलेंसी कितनी हो गई? माइनस कितनी हो गई? 6। इन जनरल होती कितनी? कौन से ग्रुप का बंदा है? अरे कौन से ग्रुप का बंदा है? तीसरे ग्रुप का। होनी कितनी चाहिए? 3। अच्छा, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, तो अब ये अपनी कोवैलेंसी को एक्सीड कर सकता है। समझ आ रहा? अब ज्यादा ध्यान से देखो, हमने आपको बोरान का भी पढ़ाया था। वैसे होना चाहिए 3, लेकिन हो जाती है 4, Bf4-। और ये देखो वही लिखा है, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ बोरान कितनी हो सकती है? 4। वैसे इन जनरल कितनी होती है? 3। हो सकती कितनी है? 4। और कहां? हर जगह नहीं, Bf4- में। ये कोवैलेंसी कहां है? Bf4- में। ये सब बातें हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अदर मेटल हैलाइड्स जैसे AlCl3, ये कैसे होते हैं? ये अपने डाइमर में स्टेबल होते हैं, डाइमेराइज होते हैं, है ना, थ्रू हाइलोजन ब्रिज। किसके द्वारा? किसके माध्यम से? थ्रू हाइलोजन ब्रिज। हमने आपको पढ़ाया है कौन सा? AlCl-Al ब्रिज, AlCl-Al ब्रिज। अच्छा, बॉन्ड एंगल कितना है? 110 101 101। अच्छा बताओ, अब Cl-Al-Cl 79। अच्छा, बाहर वाला 118 118। ये सब याद रखो, ऐसे बोलचाल में याद रखो, एक दूसरे से पूछ लिया करो, ये याद रही चीजें, ठीक है। द मेटल स्पीसीज कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हैलोजन, है ना। अब बहुत ध्यान से समझो, जो अभी हम आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगवाए थे, वो देखो यहां बात लिखी है, लिखा है द मेटल, कौन मेटल? Al, है ना। स्पीसीज कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलोजन, है ना। दीज हैलोजन कहां से? दीज हैलोजन ब्रिज मॉलिक्यूल। अब आ जाओ यहीं पे, तुमको वही जो आपको बता रहे थे। ये देखो, अब ये देखो, ये ब्रिज वाला है ना क्लोरीन, ये देखो इलेक्ट्रॉन लिया, लिया कि नहीं लिया? किस लिए लिया? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये वाला इसको देगा, ये इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी में बहुत ऐसी चीजें हैं जो सही तरीके से मेंशन ही नहीं किया, क्लियर है। और लेकिन उनको लाइनों में लिखा है, कम से कम यही कम बड़ी बात नहीं है। आगे जरा ध्यान से देखो, अब इधर आ जाओ भैया, खत्म चैप्टर।